हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियाई इन जस्ट 30 मिनट्स। इस 30 से 40 मिनट में आपको इस चैप्टर की पूरी फील आएगी। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को मिस कर दिया है तो आज इस वीडियो में 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जो है कवर कर लेने वाले हैं, जो कि आपके टर्म टू एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू कांट स्किप दिस वीडियो गाइज। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज आपको और भी मिले तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, प्लेलिस्ट की एक बार उसको चेक कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या होता है। तो कहानी को एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। जैसे क्या था कि रदरफोर्ड ने जब एटम की एटॉमिक मॉडल दिया तो उसने कहा था कि भाई एटम के सेंटर पर इसका सारा का सारा जो है मास कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। ठीक, उस समय न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ ये पता था कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने, और चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी तो 1932 में एक साइंटिस्ट हुए। भाई 1932 में नहीं, वो हो तो पहले ही गए थे, लेकिन क्या है कि 1932 में उन्होंने जो है अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, और उनका नाम था हाइजेनबर्ग। साइंटिस्ट का नाम था हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने जो थ्योरी दी ना, तो आज हमें सुनने बहुत आसान सी लगती है, लेकिन उस समय जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस थी ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में बात करना ये जो है कोई छोटी बात नहीं हुआ करती थी। तो देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में जो पहला पॉइंट हमें मिल रहा है दैट इज, उन्होंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हैं जो कि न्यूक्लियस के मेन बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ठीक, इनसे ही मिलकर जो है एक न्यूक्लियस बनती है। उस समय बहुत बड़ी बात थी ना। दूसरी बात क्या कि किसी भी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, तो उसमें जो जेड है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को बता रहा है। समझे? जैसे मान के चलो, अगर किसी एटॉमिक नंबर की बात करूं, भाई किसी एटम का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर मैं कह रहा हूं ना एटॉमिक नंबर 10 है, तो एक्चुअल में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो अगर किसी के अंदर 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है? एक्चुअल में एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। चलिए, दूसरी जरूरी बात क्या है कि मास नंबर ए, मास नंबर क्या बताता है? मास नंबर बताता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। जैसे 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, तो टोटल जो मास नंबर हो गया वो कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक, आगे की बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसने बताया कि न्यूट्रॉन जो होंगे वो ए माइनस जेड होंगे। यदि किसी का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है, मास नंबर ए है, तो जो न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? ए माइनस जेड। कितना होगा? ए माइनस जेड। चलिए नेक्स्ट बात क्या कही इन्होंने? थर्ड पॉइंट कि प्रोटॉन गिव्स द पॉजिटिव चार्ज टू न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज देने के लिए प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल है, जबकि न्यूक्लियस को मास देने के लिए दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट बात क्या कही इन्होंने कि भाई टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब जेड, उतने ही क्या होने चाहिए? उतने ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सो दैट ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए जरा, तो इन्होंने बताया प्रोटॉन के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन हम जानते हैं कि भाई क्या है? इट इज फंडामेंटल। प्रोटॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है, और उसको हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। तो एक प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, तो आप प्रोटॉन को हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी बोलते हो। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? दैट इज 1.6 10 to the minus 19 कूलम प्लस में। ठीक ना। प्रोटॉन के पास मास होता है 1.6726 10 to the minus 27 kg, ये मास होता है प्रोटॉन के पास। ठीक ना। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन के पास मास कितना होता है? 1.674। ठीक, तो आप देख रहे हो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो याद इंटू 10 to the minus 27 kg। याद रखना कि जो न्यूट्रॉन का जो मास है ये प्रोटॉन से ज्यादा है। तो न्यूट्रॉन कैसा है? स्लाइटली हैवी है। कैसा है? स्लाइटली हैवी है। ठीक है, इसका मास ग्रेटर देन है। ठीक ना। अभी देखिए प्रोटॉन का जो इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, एक्चुअल में क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन कर रहा होता है, इसी तरह से जो है ना प्रोटॉन भी स्पिन करते हैं, तो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 1/2। सिर्फ वैल्यू को आप याद रखेंगे। इसके पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है ना। नेक्स्ट हम न्यूट्रॉन में देखेंगे तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रॉन के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है कितना? प्रोटॉन के बराबर। तो वैल्यू को आप याद रखेंगे कितना? 1/2 होता है। डिस्पाइट बीइंग न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल होने के बाद भी इसके पास, न्यूट्रॉन के पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, संगति का असर भैया। हाँ नाउ कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये हमें समझ लेने चाहिए। जैसे कि न्यूक्लियन क्या होता है? तो न्यूक्लियन कुछ भी नहीं होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। जैसे मान के चलो एक न्यूक्लियस में अकेला प्रोटॉन है तो हम इसको भी न्यूक्लियन बोलेंगे, अगर अकेला न्यूट्रॉन है इसको भी
न्यूक्लियन बोलेंगे, दोनों साथ में रह रहे हैं, तो साथ में रह रहे हैं तो हम इन दोनों साथ का नाम भी इसका क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन क्या है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टोटल मिला के जितने भी बनते हैं वो मास नंबर होता है। जैसे कि 10 प्रोटॉन प्लस 10 न्यूट्रॉन, टोटल मास नंबर कितना हो गया, 20। न्यूक्लियर मास क्या होता है, न्यूक्लियर मास का मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, नंबर नहीं। जैसे मान के 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है तो मास नंबर तो हो गया 20, लेकिन न्यूक्लियर मास कितना हो गया इसकी हम बात करें तो कितना हो जाएगा 10 इंटू प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ठीक, प्लस 10 इंटू न्यूट्रॉन का मास 1.674 इंटू 10⁻27 kg। इसको ऐड कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो अपना जो है न्यूक्लियर मास हो जाएगा। न्यूक्लियाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियाइड कोई बहुत जो है खतरनाक सी चीज़ नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जो है न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो कार्बन हो गया 612, ऐसे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के फॉर्म में, तो उसको मैं न्यूक्लियाइड बोलूंगा। तो न्यूक्लियाइड क्या है, कोई भी स्पेसिफिक न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर जो है Z है और एटॉमिक मास A है, ठीक। नाउ अभी देखिए आइसोटोप, आइसोबार, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो देखो ये बहुत सिंपल सी बात है। जब मैं जो है बड़ा वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तब भी मैंने इसी तरह समझाया था, बिकॉज मुझे ये मेथड समझाने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि मान के चलो एक रूम है, एक रूम में जो है अलग अलग तरह के जो है मच्छर आ गए। जैसे कोई मच्छर जो है डेंगू का है, कोई चिकनगुनिया का है, कोई जो है मतलब जहरीला मच्छर है, कोई जो है मलेरिया फैलाता है, कुछ भी, हाँ अलग अलग टाइप के मच्छर हैं। तो क्या है कि भाई है तो मच्छर, है तो मॉस्किटो, लेकिन कैसे कैसे वैरायटी वाले। कोई कह रहा है भाई मैं तो ऑल आउट से मरेगा, कोई कह रहा है कि भाई मैं तो मॉर्टिन से मरेगा, कोई कह रहा है मैं नहीं मरेगा, मैं जो है पूरी दुनिया को खत्म करने के बाद मरेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई मॉस्किटोज तो बहुत सारे हैं लेकिन उनकी वैरायटी देख रहे हो कितने हैं। मतलब इस रूम के अंदर है क्या, बोला है तो मच्छर। रूम के अंदर क्या है, बोला रूम के अंदर है तो मच्छर, लेकिन उन मच्छर की वैरायटी देख रहे हो, कोई बोला ऑल आउट वाला है, कोई मॉर्टिन वाला है, कोई बोला जो है मैं नहीं मरेगा, कोई मैं टिकिया से मर जाएगा, मैं दुनिया खत्म करने के बाद मरेगा। लेकिन तो कहने का मतलब क्या है कि नाम तो एक है लेकिन रूप अलग अलग हैं। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोटोप, आइसोबार। अब इसमें देखो जैसे कि बोला सारे के सारे हैं तो मच्छर लेकिन रूप अलग अलग हैं। इसी तरह से कि जैसे मान के चलो हाइड्रोजन की बात करूं मैं, तो हाइड्रोजन भी जो है नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। किस किस फॉर्म में, जैसे कि एक हाइड्रोजन नेचर में ऐसा होता है जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, मतलब 0 न्यूट्रॉन, ठीक। इसको हम बोलते हैं 1H1 और इसका नाम होता है प्रोटियम, ठीक ना। इसी तरह से एक हाइड्रोजन नेचर में ऐसा पाया जाता है जिसके पास एक प्रोटॉन होता है, जिससे इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया और एक न्यूट्रॉन हो गया, तो मास नंबर 2 हो गया, ठीक। फिर एक हाइड्रोजन नेचर में ऐसा पाया जाता है जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर Z क्या हो गया, 1 नीचे लिखा है, और मास नंबर टोटल हो जाएगा इनका कितना हो जाएगा, 3 ऊपर लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हाइड्रोजन के ही तो अलग अलग रूप हैं। अब हाइड्रोजन का के ऐसे फॉर्म जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन सेम हो, प्रोटॉन का जो नंबर है तीनों में सेम है, तो इन तीनों को क्या बोलूंगा, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि देख रहे हो आइसोटोप, आइसोटोप मतलब प्रोटॉन, पी से टोप और पी से प्रोटॉन। तो भाई आइसोटोप क्या है, बोला ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो और दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और बाकी सब कुछ अलग, तो हम उनको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। तो इसमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें भी एक नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें भी एक नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन देखो इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो 1 और 1 2 हो गए, और इसमें देख रहे हो इसमें 2, तो 2 और 1 3 हो गए, ठीक है ना। तो भाई ऐसे याद रखना कि भाई जिसका नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम है वो क्या है, आइसोटोप, ठीक। और जिनके ऊपर वाले सेम है, ऊपर वाले जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो आइसोबारिक कैटेगरी में आ जाएंगे। समझा देता हूं, तो देखो आइसोटोप का एक और एग्जांपल यहां पे देखना, कार्बन में, तो यहां पे देखो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 ही 12 बन गया, ठीक। इसमें देखो, इसमें भी 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, 13 हो गया ऊपर। 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तो ऊपर 14 हो गया। लेकिन देखो इन सब का नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो सेम है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ये जो आइसोटोप है इनमें प्रोटॉन सेम होता है। क्या होता है, प्रोटॉन सेम होता है, ठीक ना। आइसोबार में क्या होता है ना, बार मतलब भार, मान लो, क्या मान लो, भार, और भार हमेशा अपन ऊपर से रखते हैं ना, ठीक है ना। तो याद रखना कि ऊपर कौन लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं मास नंबर को, जिनका मास नंबर सेम हो, जिनका
मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो तो हम उसको बोलते हैं आइसोबार। तो देखना मतलब क्या सेम होना चाहिए, ऊपर वाला सेम होना चाहिए। क्या सेम, देखो नीचे वाला कहां सेम होगा, आइसोटोप में, ऊपर वाला कहां सेम होगा, आइसोबार में। तो ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर, तो देखो 6C14 ये। और आप जानते हो कि नाइट्रोजन को अगर मैं लिखूंगा, नाइट्रोजन को भी ऐसे लिखूंगा 7N14। तो कार्बन का ये वाला आइसोटोप और नाइट्रोजन का ये वाला आइसोटोप क्या है, मतलब नाइट्रोजन का ये वाला, कार्बन का ये वाला एटम और नाइट्रोजन का ये वाला एटम क्या है, एक दूसरे के आइसोबार है। क्या है, आइसोबार। देख रहे हो, इनके ऊपर वाले सेम है। क्या है, ऊपर वाले सेम है। समझ गए ना। इसके बाद आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन न मतलब आइसोटोन हम ऐसे उनको एटम को बोलते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई 1H3, तो आप मुझे बताओ इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक ना। अब मैं इसमें देख रहा हूं हीलियम को लिखता हूं 2He4, तो आप मुझे बताओ उसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो देख रहे हो ट्रीटियम के और हीलियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो उसका मतलब ट्रीटियम और हीलियम ये क्या है, ये है आइसोटोन। क्या है, आइसोटोन। आइसोमर किसे बोलता हूं, देखो आइसोमर हम जैसे मान के चलिए, आइसोमर हम ऐसे 2 एटम को बोलते हैं जिनका सब कुछ सेम हो, जिनका सब कुछ सेम हो, मास नंबर, जो है मास नंबर, एटॉमिक नंबर, लेकिन एनर्जी अलग अलग हो। जैसे कि कोबाल्ट 58 जो होता है ना, इसके अगर मैं 2 एटम ले लूंगा तो एक एटम क्या है, एक एटम की एनर्जी बहुत कम है और एक एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा एनर्जी है तो ये कुछ घंटों में ही जो है डिके हो जाता है आधा। ठीक, और ये बहुत लंबे समय के बाद डिके होता है आधा। तो आइसोमर हम ऐसे एटम्स को बोलते हैं जिनका सब कुछ सेम हो लेकिन एनर्जी अलग अलग हो, हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। एग्जांपल आप ले सकते हैं कोबाल्ट 58 का। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो समझो कि एक्चुअल में न्यूक्लियस का मास रिप्रेजेंट करने के लिए, एटम्स का मास रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक यूनिट बना दी गई जिसका नाम दे दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। अब ये 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो बताया गया कि जो C12 कार्बन है ना, C12 कार्बन का जो 1/12 पार्ट है इसको 1 AMU कहा जाता है। तो 1 AMU कितना हो गया, इसकी कैलकुलेशन की तो 1.60565 × 10⁻27 kg आ रही थी। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन AMU में कितना होता है, 0.00055 AMU, और 1 AMU की वैल्यू ये है। तो अगर आप इसमें इसका जो मतलब 1 AMU में 1 AMU की जगह पे आप ये पुट कर सकते हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है AMU में, इतना होता है। AMU की जगह पे अगर आप 1.66056 × 10⁻27 kg रख देंगे तो ये मास ऑफ प्रोटॉन जो है इतना आ जाएगा। इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसी तरह से मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, हाइड्रोजन एटम की जब बात कर रहा हूं ना, जब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं टोटल एटम की, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कंसीडर कर रहा हूं। अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियस बोलता तो ओनली मास ऑफ प्रोटॉन लेता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो अकेली प्रोटॉन है हाइड्रोजन की। और ये जो मासेस वगैरह जो है ये स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करे जाते हैं। ठीक, नाउ न्यूक्लियर साइज देखिए भाई, किसी भी न्यूक्लियस का साइज जो है किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है या क्या उसकी रेडियस वगैरह होती है। तो याद रखिए हमने ये कंसीडर किया कि जो न्यूक्लियस है ये स्फेरिकल शेप में होगी। तो एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये देखने को मिला कि जो वॉल्यूम होता है ये मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्योंकि हमने स्फेरिकल माना है तो इसको, तो 4/3 πr³ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर A के। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये टर्म्स तो कांस्टेंट है। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ पर देखिए r, ये क्यूब हटेगा यहाँ पे तो 1/3 पावर के फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो r इज इक्वल टू, या मैं बोलूँ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻³ 1/3। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है R0। ठीक, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R0 इंटू A⁻³ 1/3। ये R0 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। ठीक है, 1.2 फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो आप याद रखेंगे, ये आपकी डेरिवेशन न्यूमेरिकल वगैरह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना जेम्स चैडविक ने की। अब इसके लिए चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया इसको हम समझ लेते हैं। तो चैडविक ने क्या किया कि एक सोर्स लिया जिसको हम बोलते हैं भाई पोलोनियम, उसने ले लिया। पोलोनियम क्या एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब इस पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल निकलने लगे। अब ये अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जब एक साथ चिपक के रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल है ये। तो मतलब अल्फा पार्टिकल काफी भारी होता है और इस अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम मेटल की एक शीट पे जाकर के स्ट्राइक करवाया और उस बेरिलियम मेटल से कुछ दूरी पर जो है एक पैराफिन वैक्स की एक शीट रख दी। पैराफिन वैक्स आप ये मान के चलिए कि ये जो है ना हाइड्रोजन रिच मटेरियल होता है। क्या होता है,
हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन रिच मटेरियल होता है। पैराफिन वैक्स हाइड्रोकार्बन रिच मटेरियल होता है, ठीक है। नाउ अभी देखो एक्चुअल में क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जाके इस बेरिलियम से स्ट्राइक करेंगे, तो इस बेरिलियम में से ये तो पक्का है कि अल्फा पार्टिकल बहुत भारी है और बेरिलियम भी सॉलिड है, तो इसमें से कुछ तो निकलेगा, इसमें से कुछ तो निकलेगा। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर इसके बीच में उसका ये मानना था चैडविक का कि इसमें से कुछ तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पे उसने डिटेक्ट किया कि कुछ भी जो है सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, ना तो पता पड़ रहा है कि पॉजिटिव और ना ही पता पड़ रहा है कि नेगेटिव है। लेकिन ये तो क्लियर था कि भाई अगर इतनी सॉलिड अल्फा पार्टिकल जाके इससे टकराएंगे तो कुछ तो निकलेगा। अब क्या निकल रहा है पता नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो इसके बाद जो है ना, ये जो कुछ भी इसमें से निकला, ठीक, वो जाकर के पैराफिन या वैक्स की सीट से जाकर के स्ट्राइक किया। अब इसमें से जो पार्टिकल निकले उसको डिटेक्टर से डिटेक्ट किया, तो पाया कि भाई जिस वैक्स की शीट में से पॉजिटिव निकल रहे हैं, मतलब ये तो प्रोटॉन है। तो इसका मतलब है प्रोटॉन को अगर कोई भारी चीज निकाल सकती है बाहर, तो प्रोटॉन के जितना ही कोई भारी होगा, प्रोटॉन के जितने ही भारी किसी ने कोलिजन किया है, लेकिन हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्या नहीं होता? क्योंकि चार्ज अगर होता पॉजिटिव नेगेटिव तो डिटेक्ट हो जाता, चार्ज नहीं होता तो ये चार्जलेस पार्टिकल हो गए। और क्योंकि हम इसको जो है, क्योंकि प्रोटॉन को इजेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ से, तो इसका मतलब प्रोटॉन के जितने ही अप्रॉक्स ये भारी हैं। तो यहाँ से क्या पता पड़ गया कि भाई प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का मास भी क्या है, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है। इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, ये रिएक्शन आपके काम की है। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई? वो फोर्स जो न्यूक्लियंस के बीच में लगता है। देखो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, या कहूं कि न्यूक्लियंस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई ये दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स से ताकतवर फोर्स इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये कितना जो है रेशियो है इसका, इतना कि मतलब अगर ग्रेविटेशन ही कंपैरिजन करें न्यूक्लियर फोर्स से, तो 10⁻38 टाइम जो है ये भारी निकलेगा। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है कि ये सिर्फ 2 से 3 फर्मी या मैक्स टू मैक्स 4 फर्मी तक ही एप्लीकेबल होता है, इससे ज्यादा जो है ये नहीं लग पाएगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 100 प्रोटॉन एक साथ रह सकते हैं, लेकिन बाहर तो आप जानते हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करते हैं कि नहीं करते। तो एक्चुअल में क्या होता है कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करने चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो रिपल्जन वाला जो रूल है ना, रिपल्जन वाला जो रूल, ये जब एप्लीकेबल होता है जब डिस्टेंस 4 फर्मी से ज्यादा हो जाए। समझे? मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक। तो न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ही होता है अगर जो डिस्टेंस है 0.4 फर्मी से कम ना हो तो, ठीक। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन है तब भी अट्रैक्ट करेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तब भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब ये इसके पास चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। सैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है कि भाई जो न्यूक्लियंस होते हैं ये सिर्फ आसपास वाले एरिया में ही, मतलब इसके जो नीबर जो न्यूक्लियंस होते हैं सिर्फ उन पर ही फोर्स लगाते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक न्यूक्लियन यहाँ है तो वो यहाँ वाले पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगाए, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ अपने अड़ोसी पड़ोसी पर ही फोर्स लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। नाउ नॉन सेंट्रल फोर्स ऐसा नहीं है कि भाई जैसे अपन कूलम लॉ में पढ़ा था कि सिर्फ ये सेंटर टू सेंटर अटैक करते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ इसको कहीं भी जो खींच सकते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। स्पिन डिपेंडेंट, भाई जो न्यूक्लियंस एक जैसे ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो पैरेलल स्पिन जो होती है ना, उसके बीच में जो है जो स्ट्रॉन्गर फोर्स लगता है न्यूक्लियंस के, ठीक है, अदरवाइज जो है वीक हो जाएगा थोड़ा सा। नाउ अब ये देख लो वेरिएशन विद डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जब ये डिस्टेंस देख रहे हो, 2 न्यूक्लियंस के बीच की डिस्टेंस जब 0.8 फर्मी हो जाती है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स ये मैक्सिमम हो जाता है। कब? 0.8 फर्मी पे। और ये अट्रैक्शन फोर्स देख रहे हो ये 0 ही होने वाला है। कब? जब डिस्टेंस 4 फर्मी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 फर्मी, तो अट्रैक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। जब डिस्टेंस 0.8 से कम होते होते मान के चलो 0.4 फर्मी में पहुंच गई, तो अभी यहां पर इस पॉइंट पे ना तो अट्रैक्शन और ना ही रिपल्जन है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस को और कम करोगे, 0.4 फर्मी से भी कम कर दोगे, तो न्यूक्लियस के बीच में इस बार रिपल्जन फोर्स बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। तो बस आपको याद रखना है कि 0.8 फर्मी पर जो अट्रैक्शन है ये मैक्सिमम है। अगर 0 से कम जो है मतलब जो है 0.4 से 3 फर्मी या 4 फर्मी के बीच में होगा तो अट्रैक्शन होगी, बाकी रिपल्जन होगा, ठीक। नाउ ये सारी चीजें क्लियर होंगी अपनी। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहती है, एक बार हम इसको समझ लें। देखिए वैसे तो आइंस्टाइन की बातें जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस वीडियो के लिए जितना जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि भाई कोई भी मास जो है आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। तो भाई
जैसे मान के चलो मेरे पास अगर 1 ग्राम मास है तो मैं इसको एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो मैं इसको E इज इक्वल टू mc² से निकाल सकता हूँ। तो मास कितना है 10⁻³ kg मतलब 1 ग्राम, ठीक, इंटू c² का मतलब है 3×10⁸ का स्क्वायर, ठीक। तो जो भी जो है यहाँ पर कैलकुलेशन आएगी जैसे कि 9 × 10⁻, ये +15, ठीक, जूल में आ गया ये, ठीक। तो आपको न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आप इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक। नाउ आगे बढ़ेंगे, मास डिफेक्ट क्या होता है। तो देखो मैं सिंपल सी बात आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर मेरे पास एक प्रोटॉन है और मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक, अगर मैं इन दोनों का भी अलग अलग मास कैलकुलेट मेजर करता हूं तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब ये दोनों चिपक जाएंगे ना तो इन दोनों का मास हो जाएगा कम। जैसे कि अभी इसका मास है कितना 10 ग्राम, ठीक, अकेले प्रोटॉन का मास मान लिया हमने 10 ग्राम है और अकेले न्यूट्रॉन का मास हमने मान लिया 10 ग्राम है, तो टोटल मास दोनों कितना होना चाहिए, बोला 20 ग्राम। लेकिन जब ये दोनों साथ में चिपक जाते हैं, जब ये दोनों साथ में चिपक जाते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो कुछ मास ये तो चिपकाने के लिए भाई मुझे किसी ना किसी जरूरत तो होगी, चाहे मैं जो है फेविक्विक से चिपकाऊं, चाहे मैं पानी से चिपकाऊं, चाहे मैं थूक से चिपकाऊं, लेकिन चिपकाऊंगा जरूर, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो है पानी थूक कहाँ से आएगा, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि मास डिफेक्ट जो होता है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये समझ रहे हो कि वैसे होना चाहिए 20 ग्राम, लेकिन जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो मान के चलो 19 ग्राम ही रह गया। तो अब ये 1 ग्राम कहाँ गया, ये जो 1 ग्राम है ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो वो एनर्जी जो इसको एक साथ बांध के रखती है, समझे। तो ये जो 1 ग्राम का जो अंतर आ गया इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये मास डिफेक्ट फॉर्मूला बन जाता है ΔM इज इक्वल टू ZMP, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एक प्रोटॉन का मास। तो मतलब ये टोटल प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का नंबर इंटू न्यूट्रॉन का मास, तो टोटल न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास कितना है, तो ये लिख देंगे। तो मतलब प्रोटॉन का मास 10 ग्राम प्लस न्यूट्रॉन का मास 10 ग्राम माइनस ये टोटल न्यूक्लियस का मास कितना हो रहा है 19 ग्राम, तो 1 ग्राम जो आ गया ये हो गया मास डिफेक्ट। समझ गए बात को, ठीक। और ये मास डिफेक्ट क्यों आया, क्योंकि न्यूक्लियन को एक दूसरे को बांध के रखने के लिए मास को कन्वर्ट करना पड़ा एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि उनके पास तो पहले से कुछ एनर्जी थी नहीं, तो मास को कन्वर्ट करके ही काम चलाना पड़ेगा। अभी देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मास डिफेक्ट पर मास नंबर अगर मैं निकालता हूं, मतलब मास डिफेक्ट में अगर मैं मास नंबर A का डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ये पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो आप याद रख लेंगे पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होगा तो न्यूक्लियस स्टेबल होगी, पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगी, ठीक है। नाउ इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई कोई भी रिएक्शन जिसमें स्टेबल न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे मान के चलो अगर मेरे पास जो है एक यूरेनियम 235 वाली जो है यूरेनियम 235 कि एक न्यूक्लियस है, मान के चलना, अब जाकर के इसमें एक न्यूट्रॉन से मैंने इसको तोड़ दिया, अब ये न्यूट्रॉन तोड़ दिया तो 2 टुकड़े हो गए इसके, अब एक टुकड़ा बन गया बेरियम, दूसरा टुकड़ा बन गया क्रिप्टन। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गई, तो एक न्यूक्लियस को मैंने 2 अलग अलग न्यूक्लियस के फॉर्म में तोड़ दिया, या इन दोनों को कंबाइन करके बेरियम और क्रिप्टन को जो है मिला के एक अलग से यूरेनियम बना दूं तो क्या बन जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे कंडक्ट कराई जाती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं ये अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करके कराई जा सकती हैं, न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करके कराई जा सकती हैं, गामा रे फोटोन। कहने का मतलब है अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है तो मैं चाहूं तो इसमें एक न्यूट्रॉन फेंक के मारूंगा बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये न्यूक्लियन जाएगा और इसमें बैठ जाएगा और जाकर के जो है इसके 2 टुकड़े कर देगा। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन अल्फा पार्टिकल को जो है फेंक करके, मतलब अल्फा पार्टिकल को इस पे स्ट्राइक करा के भी हो सकती थी, गामा रे को स्ट्राइक करा के भी हो सकती थी, और जो है न्यूट्रॉन से भी हो सकती है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन फर्दर 2 टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक जो बड़ा न्यूक्लियस होता है ये 2 छोटे छोटे या 2 से ज्यादा जो है न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाती है, मतलब द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इन 2 और मोर डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यूरेनियम 92-235 मोस्ट फिजाइल मटेरियल है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बेरियम और क्रिप्टन के फॉर्म में जो है टूट जाता है। इसकी रिएक्शन क्या होती है तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मान के चलो यूरेनियम 92-235 इस पर हमने जाकर के न्यूट्रॉन स्ट्राइक कराया, तो इन दोनों का मिलाकर के कंबाइन एटॉमिक मास कितना हो गया 236,
मतलब मास नंबर कितना होगा 236। ठीक, इसके बाद क्या हो गया कि भाई 144, ये इसके टुकड़े हो गए, बेरियम 144 वाला बना और क्रिप्टन 89। तो इन दोनों को अगर मैं ऊपर वालों को ऐड करूंगा मास नंबर 233 बनेगा। तो यहाँ पर 3 ही कमी आ रही है, समझे। तो जो 3 न्यूट्रॉन है वो अलग हो जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन अलग हो जाते हैं। तो मतलब बेरियम क्रिप्टॉन के साथ साथ यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन अलग से मिलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन अपनी फर्दर रिएक्शन करेंगे, कैसे, इस पर हम बात करेंगे। और जब ऐसा होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है, कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। इसी तरह से ये भी अलग अलग एलिमेंट की रिएक्शन होती है। नाउ अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि एक कंडीशन क्या बनती है कि भाई 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्यों मिली, क्योंकि जब एक न्यूक्लियस अलग हुआ तो पहले जब ये चिपक के रह रहे थे तो उनको एनर्जी की जरूरत थी। ठीक, तो इसने मास जो है डिफेक्ट आ गया था। अब जब ये अलग अलग हुए तो यही बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो गई और जो है हीट के फॉर्म में ये बाहर निकल रही है। ठीक, नाउ तो यहां पर देखो आपने क्या सीखा कि यूरेनियम 235 का जब आप न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराएंगे तो 3 न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे और कंपाउंड बने, अलग अलग एलिमेंट बने। देखो यहाँ पे भी 3 न्यूट्रॉन अलग हो गए, 3 न्यूट्रॉन अलग हो गए, समझे। नाउ तो इससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल से एनालॉजी सेट की जाती है कि कोई भी जो है न्यूक्लियर फिजन कैसे होता होगा। ठीक, नाउ तो ये माना गया कि जैसे मान के चलो यूरेनियम 235 है और यहाँ पर आके एक जो है न्यूट्रॉन ये एब्जॉर्ब हो गया। अब ये न्यूट्रॉन आया बहुत काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो इसने क्या किया कि इसने जो है इसमें वाइब्रेशन क्रिएट की। तो ये पहले स्फेरिकल था न्यूक्लियस, अब ये थोड़ा सा जो है इस तरह का शेप में आ गया। फिर क्या होगा कि और वाइब्रेशन हुए तो ये इस तरह से अलग अलग होने लगा, तो डम्बेल शेप में आ गया और इसके बाद इसके 2 टुकड़े हो गए और 3 न्यूट्रॉन अलग हो गए। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट जैसा लग रहा है तो इस मॉडल को बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्या बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये बताता है किस तरह से जो है न्यूक्लियर फिजन के दौरान ये न्यूक्लियस अलग होता है। तो देखो अभी हमने क्या बताया कि हर रिएक्शन के दौरान 3 न्यूट्रॉन अलग हो रहे हैं। एक यूरेनियम में आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर बताऊंगा। न्यूक्लियर फिजन में आपने क्या देखा कि भाई जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, अब न्यूक्लियर जो रिएक्शन है ना वो चेन रिएक्शन फॉर्म में आगे बढ़ती है। चेन रिएक्शन 2 टाइप की होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कैसी होती है इसको हम समझ लेते हैं। मान के चलो एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, इसमें बेरियम क्रिप्टन अलग हो गया और 3 न्यूट्रॉन बने, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और ये तीसरा न्यूट्रॉन। अब ये तीसरा न्यूट्रॉन मतलब ये न्यूट्रॉन अपने यूरेनियम को जाके हिट करेगा तो फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन भी अपने यूरेनियम को हिट करेगा और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये न्यूट्रॉन भी अपने यूरेनियम को हिट करेगा अलग से और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो आप देख रहे हो कि अब ये न्यूट्रॉन अलग से यूरेनियम को हिट करेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो न्यूट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन होता चला जा रहा है और अगर इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एक बार में बहुत ज्यादा जो एनर्जी मिलेगी, इससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें आप देख रहे हो ये वाले फिगर में 2 न्यूट्रॉन बताए हैं, तो 2 न्यूट्रॉन वाली भी रिएक्शन होती है, आप 3 वाला समझिए। ठीक, नाउ अभी देखिए अब क्या होता है कि एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है कि मान के चलो यूरेनियम को पहले आपने हिट किया, अब इसमें 3 न्यूट्रॉन निकले। ठीक, 3 न्यूट्रॉन में से क्या किया कि आपने 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा दिया, एब्जॉर्ब करा दिया। ठीक, और 1 न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराया, फिर 1 न्यूट्रॉन से फिर 3 न्यूट्रॉन निकले तो आपने फिर ये 2 को एब्जॉर्ब करा दिया और 1 से स्ट्राइक कराया, फिर 3 निकले, 3 में 2 को आपने एब्जॉर्ब करा दिया, फिर आपने स्ट्राइक करा दिया। समझे। तो इस तरह से अगर आप जो है कि 2 न्यूट्रॉन को अगर आप एब्जॉर्ब कराते रहेंगे तो ये रिएक्शन कंट्रोल में रहेगी। बोला सर ये अब एब्जॉर्ब कैसे कराते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 kg यूरेनियम लेते हैं तो उस 1 kg यूरेनियम में 235 जो यूरेनियम होता है ये सिर्फ 0.7% होता है। यही हमारे काम का होता है फिजन के लिए। तो बाकी का जो यूरेनियम है 99.7 में से एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है 238 यूरेनियम का, यूरेनियम 238 का। अब जो ये यूरेनियम 238 है ये नॉन फिजाइल है। ठीक, तो अगर कोई न्यूट्रॉन आकर के इस यूरेनियम 238 में चला जाएगा तो ये यूरेनियम 238 इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो है अब फिजन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल चेन रिएक्शन जो है होती है। ठीक, एब्जॉर्ब कराए। थर्मल न्यूट्रॉन, अब देखो थर्मल न्यूट्रॉन एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई जो न्यूट्रॉन, भाई काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की देखें तो बहुत ज्यादा होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इतनी। अब अगर इतनी एनर्जी के साथ न्यूट्रॉन आएगा तो इस न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करते हुए आगे निकल जाएगा, इसमें फिजन नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। का चाहिए स्लो मूविंग। स्लो का मतलब ये नहीं कि रेंगते हुए जाएगा, इसकी वेलोसिटी भी 2200 मीटर पर सेकंड होती है लेकिन इसकी कंपैरिजन में ये बहुत स्लो होता है। ठीक, और इसकी जो एनर्जी है 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इन स्लो न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। का बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। ठीक, नाउ
तो हमें थर्मल न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? थर्मल न्यूट्रॉन की जरूरत होती है जो है फिजन कराने के लिए, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, मॉडरेटर। भाई जैसे इनकी जो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी थी वो पहले बहुत बहुत ज्यादा थी। अब अगर इस एनर्जी को कम करना है, मतलब इसकी एनर्जी को थर्मल न्यूट्रॉन की एनर्जी के जितना करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ मॉडरेटर का यूज करना पड़ेगा जो इसकी एनर्जी को मॉडरेट करे, जो इसकी वेलोसिटी को मॉडरेट करे। तो भाई ऐसा करने के लिए किसका यूज होता है? हैवी वाटर का। मतलब अगर कोई न्यूट्रॉन यहां से आ रहा है, ये हैवी वाटर से पास हो जाए या ग्रेफाइट से या बेरिलियम से पास हो जाएगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी ये कम हो जाएगी और ये कोलिजन के लिए जो है वैलिड हो जाएगा। ठीक, स्लो डाउन जब ये होके कोलिजन करता है तो ये कोलिजन कैसे होते हैं? इलास्टिक कोलिजन। या मैं कहूं कि जब ये आएगा और जब ये आके बेरिलियम शीट से मान के चलो स्ट्राइक किया, तो इसने अपनी एनर्जी इसके जो है उसको दे दी प्रोटॉन को, और ये क्या हो जाएगा? ये स्लो डाउन हो जाएगा। इसमें देखना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है। देखिए एक्चुअल में अभी हमने क्या पढ़ा कि जो रिएक्शन है अभी अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताता है कि रिएक्शन किस रेट से जो है प्रोसीड हो रही है। जैसे मान के चलो कि पिछले वाले कंडीशन में अगर एक न्यूट्रॉन था, ठीक, और अगले वाले में 3 न्यूट्रॉन बने। अब तीन न्यूट्रॉन में से ना 2 तो आपने एब्जॉर्ब करा दिए, तो पिछले वाले में 1 था और अभी वाले में भी क्या है? 1 ही न्यूट्रॉन है। फिर जो है 3 बने, 3 में से आपने जो 2 एब्जॉर्ब करा दिए, तो पिछले वाले में 1 था और अभी भी 1 है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितने का चल रहा है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चल रहा है 1 का। मतलब पिछली जनरेशन मतलब पिछले वाले जो है कोलिजन में और अभी वाले कोलिजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, ये बताता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जैसे मान के चलो पिछले बार 1 वो था और इस बार 3 हो गए, ठीक। फिर पिछली बार 3 था और इस बार कितने हो गए? ये 3 3 3, ये 3 3 3, फिर ये 3 3 3। तो अगर आप डिवाइड करेंगे पिछले वाले में 3 मतलब 3/1, तो ये जो 3 है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया। अब देखो इस बार कितने हैं? 9, और पिछले बार कितने थे? 3, तो 9/3 क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मतलब ये बता रहा है कि इस बार जो रिएक्शन है 3 गुना स्पीड से बढ़ रही है। चेन रिएक्शन 3 के मल्टीपल में हो रही है। तो अगर चेन रिएक्शन 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है ये रिएक्शन फिर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ज्यादा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ज्यादा, तो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 चल रहा है तो उसका मतलब है कि रिएक्शन जो है स्टीडी रहेगी, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से कम है, ठीक, तो ये रिएक्शन जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अभी देखिए अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे डिवाइस या ऐसे स्पेस को कहते हैं जहां पर हम न्यूक्लियर रिएक्शन को एक कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए इस न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रॉड्स आपको देखने को मिल रही है इसको हम फ्यूल रॉड बोलते हैं। ये रॉड्स क्या है? ये रॉड्स यूरेनियम 235 की बनी होंगी। यहाँ पर न्यूट्रॉन को आके बॉम्बार्ड कराया जाएगा और न्यूट्रॉन के बॉम्बार्ड होने से यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये मॉडरेटर है। तो भाई जो भी न्यूक्लियस होंगे, जो न्यूट्रॉन जो निकलेंगे इसमें से बाहर, ये इस मॉडरेटर से पास होंगे, सो दैट ये अगले बार जब ये किसी न्यूक्लियर रॉड से जाकर के टकराए तो फिर क्या हो, यहाँ पर जो इसकी स्पीड हो वो कम हो जाए, ठीक। तो ये क्या है? ये यूरेनियम 235 है, ये रॉड्स के फॉर्म में होती है और ये मॉडरेटर लगा है ताकि एक बार ये यहाँ से पास हो मॉडरेटर से और एक बार यहाँ से पास हो तो इसकी स्पीड कम हो जाए और ये फिजन कर पाए। आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है? ये कंट्रोल रॉड है। जब रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो इन कंट्रोल रॉड को यहाँ पर इंसर्ट करा दिया जाता है नीचे, ताकि इसे मान के चलो बहुत सारे जो है न्यूट्रॉन अगर यहाँ से इससे अगर टकरा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, तो इस रॉड को इसके बीच में इंसर्ट करा दिया जाएगा। तो जो रिएक्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन जाकर के इससे टकरा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ से जो एनर्जी जो निकलती है ये हीट के फॉर्म में होती है। अब इस हीट के फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है इससे फिर पानी को गर्म कराया जाता है। पानी को गर्म कराया जाता है तो फिर यहाँ पर स्टीम बन जाती है और स्टीम से क्या बन जाता है? स्टीम टरबाइन को चलाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर इसको बनाए जाते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, मॉडरेटर जो स्पीड को कम कर दे, ठीक है, कंट्रोल रॉड जो रिएक्शन को कंट्रोल कर दे, ठीक है, और यूरेनियम 235 की तो वो जो फ्यूल है वो है, ठीक ना। अब देखो ब्रीडर रिएक्शन क्या होता है यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो ब्रीडर रिएक्शन क्या होता है? जैसे मैंने आपको भी बताया कि यूरेनियम 238 बहुत सारा है और यूरेनियम 235 बहुत कम है, समझे ना। तो अभी क्या होता है कि यूरेनियम 235 की हमें जरूरत होती है क्योंकि ये फिजाइल मटेरियल और यूरेनियम 238 से रिएक्शन नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करते हैं किसमें?
ऐसे मटेरियल में जिससे हम न्यूक्लियर फिजन कर सकें, जो कि होता है हमारा प्लूटोनियम 239। तो अभी क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्शन। मतलब ब्रीडर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम एक नॉन फिजाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और एक और चीज मैं यहाँ पर जो आपको बताऊंगा कि ऐसे रिएक्टर को हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर दैट प्रोड्यूस मोर फिजनेबल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स टू जनरेट एनर्जी इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। ठीक, नाउ तो अभी देखो ये इसमें क्या होता है, इसमें यूरेनियम 238 लिया जा रहा है। ठीक, अब इसने एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने से बन गया 239। इसका एटॉमिक मास था भी, मतलब एटॉमिक नंबर था 92, इसका भी है 92। अब यहाँ पर बीटा डिके कराई। अगर आपने डिके नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी बीटा डिके होती है तो जो मास नंबर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, तो 93 हो गया। ठीक, फिर से बीटा डिके कराई तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 94, और जैसे ये 94 हुआ ये बन गया प्लूटोनियम। क्या बन गया? प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम जो है फिजाइल मटेरियल होता है। ठीक, एक बार फिर से बता दूं कि ये 238 था, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो 92 239 हो गया। अब यहां से बीटा डिके कराई तो बीटा डिके में जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाता है, तो 93 हो गया। ठीक, और उसके बाद एक बार और बीटा डिके कराई तो बीटा डिके में जो मास नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पे भी ये 239 है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ गया। तो जब एटॉमिक नंबर इसका 94 हो गया और मास नंबर 239, तो भाई ये इसको हम बोलते हैं प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, मतलब सॉरी फिजाइल मटेरियल होता है। तो यहाँ पर ब्रीडर रिएक्टर की हेल्प से हमने 238 को यूजफुल फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? तो भाई जब 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस बड़े एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, या कहें कि भाई जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, नया न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो हम इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो भी फिर से देखो आप समझ रहे हो कि जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई जाएंगे, चिपकेंगे, तो जो उनका जो मास डिफेक्ट होगा वो एनर्जी के फॉर्म में फिर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ये सन के अंदर होता है। ये सन के अंदर पॉसिबल है और हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से जाकर के चिपकाना है। तो अभी ये जो चिपकाने वाली जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा एनर्जी की इसको खुद को जरूरत होती है। क्यों? मान के चलो एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस चिपकाओगे तो ये भी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स होगा। तो ये कब चिपक सकते हैं? जब ये वाला जो न्यूक्लियस है बहुत ताकत से आए और ये वाला न्यूक्लियस भी बहुत ताकत से आए, तब जाकर के चिपक पाएंगे। और इतनी ज्यादा एनर्जी से जब ये आएंगे तब जाकर के एक दूसरे से जो है ये कनेक्ट कर पाएंगे और तब जाकर के न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाएगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए वेरी वेरी हाई टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट ये जो रिपल्सन फोर्स है ये इसको ओवरकम कर पाए। ठीक, इसके साथ साथ हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर डेंसिटी हाई होगी तो क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, तो ये बार बार मतलब इसमें जो नंबर ऑफ कोलिजन है पर सेकंड में ये बढ़ जाएंगे और फ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, आपको पढ़नी चाहिए। ये प्रोसेस सन में होती है, तभी ये प्रोसेस लगातार जो हो रही है ना, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत हाई भी होता है, प्रेशर भी जो उसका काफी अच्छा है। तो जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि जैसे मान के चलिए 1H2 मतलब ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन अगर मिलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर बन जाता है 1H3 प्लस 1H1। ठीक, और आपको कुछ एनर्जी मिल जाती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी। ठीक है, ये सन के अंदर कुछ हो रही रिएक्शन का आप ये मान सकते हैं, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। इस तरह से ये चैप्टर का ओवरव्यू आपको कंप्लीट हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और वीडियोस देखने को मिल जाए इस तरह की, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर से चेक कर सकते हैं।